नमस्कार। आप में से जो भी लोग ल्यूसेंट का इस्तेमाल करते हैं सामान्य अध्ययन के लिए, उनके लिए ये एक प्रोग्राम है, ल्यूसेंट प्लस। इसके अंतर्गत ल्यूसेंट का एक पेज, एक लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात है कि ल्यूसेंट जो मोटे तौर पर 1 लाइन, 2 लाइन में फैक्ट्स को बताती है और लगभग प्रत्येक लाइन में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो इसको नोट्स फॉर्म में कैसे लिया जाए कि ल्यूसेंट में से भी नोट्स बन सकते हैं क्या? तो हमने ल्यूसेंट को वर्कबुक फॉर्म में लिया है। एक पेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ल्यूसेंट का है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। कुछ अतिरिक्त बातें इसके बारे में बताऊँगा, इसलिए इसको ल्यूसेंट प्लस का नाम दिया गया है। और उसके साथ ही साथ नोट्स कैसे बनाएँ, तो एक पेज आप यहाँ पर देख रहे होंगे जिसमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। पूरी ल्यूसेंट को हम लोगों ने इसी तरीके से वर्कबुक में कन्वर्ट कर दिया है। आपके सामने एक पेज है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिनके आंसर आपको खुद लिखने होंगे। आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपकी समझ में ये कार्यक्रम आता चला जाएगा। इतिहास के स्रोत के साथ शुरुआत होती है और भारत का इतिहास। तो एक संक्षिप्त सा परिचय यहाँ पर है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। तो अगर आपके सामने कभी इस तरह का प्रश्न आ जाए कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह देश भारत या भारत और यहाँ के जो संतति हैं, जो निवासी हैं, वो भारतीय अर्थात भरत की संतान। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है विष्णु पुराण। प्रश्न ये आएगा कि किस पुराण में ये जानकारी मिलती है या ये लाइनें लिखी हुई हैं। भरत, जैसा कि हम जानते हैं, ऋग्वेद में एक जन यानी कबीला हुआ करता था और आगे चल करके उसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। हालांकि भारत नाम के पीछे और भी आधार है, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत, या फिर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत, उनसे भी इसको जोड़ा जाता है। एक से ज्यादा मान्यताएं हैं, प्रीलिम्स के लिए सब इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा द्वीप जहां पर जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, तो जम्बू द्वीप भी कहा जाता था। विदेशियों ने, ईरानियों ने और फिर यूनानियों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को सिंधु नदी से जोड़ा। और चूंकि ईरानी सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग तो स का उच्चारण ह किया करते थे, तो उन्होंने सिंधु ना कह करके हिंदू कहा और धीरे धीरे यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया। यूनानियों ने ईरानियों से ये नाम उधार लिया, इसको इंदे कहा, अरब इसको हिंद कहने लगे, हिंदुस्तान, इस तरीके से। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि जम्बू द्वीप का क्या अर्थ है, या प्राचीन ईरानियों ने हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, या इंदे के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं, इंडिया के बारे में आप एक लाइन लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए भाषा के आधार पर एक विभाजन, उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले, मुख्यतः संस्कृत और संबंधित भाषाएं और तमिल और संबंधित भाषाएं।
भारत की जनसंख्या में जो रेस हैं, जो प्रजातियां हैं, उसमें प्रोटोअस्ट्राइड, मेडिटेरेनियन, काकिसाइड, निग्राइड, मंगोलाइड। तो भारत की जनसंख्या के निर्माण में किन किन नस्लों का योगदान है, आप इसको लिख सकते हैं। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत, 3 भागों में सबसे पहले किसने बांटा? तो नाम आता है एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस का। कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद शुरू होता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ पर 4 स्रोत दिए गए हैं। धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों के विवरण हैं और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। तो धर्म ग्रंथों में जो जानकारी मिलती है भारत के बारे में, तो जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है भारत में, वो है वेद। संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो प्रश्न आ सकता है कि सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, संकलनकर्ता कौन से हैं, कौन है? तो महर्षि कृष्ण, कृष्ण नाम था इनका, द्वैपायन द्वीप में इनका जन्म हुआ था, और वेद व्यास, वेदों को संकलित कराया। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, संपूर्ण जगत को एक परिवार मान करके सबके भलाई के लिए कार्य करना। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। यहाँ पर अपौरुषेय शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो अपौरुषेय वेदों की डिवाइन ओरिजिन, वेदों की दैवीय उत्पत्ति की तरफ संकेत करता है कि वेदों को मनुष्यों के द्वारा सिर्फ देखा गया, संकलित किया गया, ये ऋषि मुनियों की रचनाएं नहीं है, ये देवताओं के द्वारा, है ना, ईश्वर के द्वारा प्रकट किया गया। तो अपौरुषेय 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अगर हम एक क्रम में लिखेंगे तो वेदों की संख्या और नाम लिख लिया हमने। इसके बाद जैसे प्रत्येक पुस्तक में कुछ अध्याय होते हैं, खंड होते हैं, तो ऋग्वेद में आप देखिए 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 मंत्र या ऋचाएं हैं, और वो व्यक्ति जो इसका पाठ करता है उसको कहते हैं होत्रु या होता। और जो समकालीन इतिहास है, जो वैदिक काल है, जो ऋग्वैदिक पीरियड है 1500 BC टू 1000 BC, उस समय की जो राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक दशा है, धार्मिक विचार हैं, इवन आर्थिक जीवन कैसा है, सब कुछ ऋग्वेद से पता चलता है। कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, 3 से 4 प्रश्न निकल आते हैं इस 1-2 लाइनों से कि गायत्री मंत्र कहाँ पर है। गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में है, किसने इसकी रचना करी है, और किस देवता को समर्पित है, तो ये सब चीजें इसमें है। इसके बाद अब देखिए एक शब्द है खिल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में ये पाई जाती हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है, जिसमें कई सारे सूक्त हैं, और कुछ सूक्त बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, नास्तीय सूक्त, सूर्य सूक्त। इसमें पुरुष सूक्त कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पुरुष सूक्त का अर्थ है, पुरुष सूक्त का विषय है जो आर्यों का सामाजिक विभाजन हुआ, वर्ण व्यवस्था का जो उदय हुआ, ये उसका स्रोत है। चतुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में। तो पुरुष सूक्त कई बार पूछा गया है। नास्तीय सूक्त, चूंकि ऋग्वेद में बहुदेववाद की बात की गई है, बहुत सारे देवी देवता हैं, नास्तीय सूक्त एकेश्वरवाद की तरफ संकेत करता है। सूर्य सूक्त में विवाह श्लोक है, ये जैसा मैंने आपको बताया 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है।
तो आप देखिए, इसको नोट्स फॉर्म में लिया गया है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, खिल का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है, नदी स्तुति सूक्त का मंडल और विषय, ऋग्वेद में 4 वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार बताई गई है, इस तरह की चीज। तो आपके लिए इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। आप जब इसको रीडिंग लेंगे, इसमें से इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आखिर में आपके पास इस तरह के नोट्स होंगे और आप उनको समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपको याद करना है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, जैसा मैंने बताया कि ये टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेलेबल होगा, आप इसकी 2-3 कॉपी करा लीजिए और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप एक प्लेन पेज निकालिए इसका, जो कि भरा हुआ नहीं है, और जितना आपको याद है उतना आप आंसर लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या ये पर्याप्त है? तो ये इस पर निर्भर करता है कि परीक्षा कौन सी है। कई परीक्षाओं के लिए पर्याप्त है, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं के लिए ये एक सोर्स है। आपको इसके साथ और भी किताबें इस्तेमाल करनी होंगी। जैसे मान लीजिए अब दिसंबर में समीक्षा अधिकारी का परीक्षा है यूपी में, या इसी लेवल पर और एग्जाम हो, बल्कि इवन लोअर पीसीएस या पीसीएस। तो जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ी है या एनसीईआरटी पढ़ी है, जिन्होंने अपने नोट्स वहां से बनाए हुए हैं, वो एक क्विक रिवीजन के लिए 2 सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं मिला करके, कि वो ल्यूसेंट को रखें अपने पास और साथ में जो प्रीवियस ईयर्स हैं, जैसे घटना चक्र है, उसका इस्तेमाल करें। अब घटना चक्र में सोर्सेज जैसा कोई टॉपिक नहीं है, उसमें किताबों का टॉपिक है लेकिन सोर्स जैसा कोई टॉपिक नहीं है। उसमें पहला टॉपिक स्टोन एज का है इतिहास में, फिर हड़प्पा आ जाता है। तो हम लोगों ने घटना चक्र को भी इसी तरीके से कन्वर्ट किया है वन लाइनर में। एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसके ऑप्शन हटा दिए गए हैं और आपको आंसर लिखना है। साथ ही साथ उसमें जो अतिरिक्त जानकारियां हैं, जैसे कि एक प्रश्न है और उसका जो व्याख्या किया गया है, तो उस व्याख्या के अंदर उस प्रश्न का उत्तर तो है ही, इसके अलावा 3-4 जानकारियां और भी मिल रही हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि सामान्य अध्ययन में 4 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 4 उत्तर दिए जाते हैं, एक उत्तर सही होता है, कभी कभी 2 उत्तर सही होते हैं, बाकी 2 गलत होते हैं या 3 गलत होते हैं। लेकिन वो बाकी जो 3 पॉइंट लिखे गए हैं ऑब्जेक्टिव आंसर में, उनका भी कुछ मतलब होता है, तो हमें उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को नाम दे रखा है प्लस का, कि जो यहाँ पर है उसके अतिरिक्त। तो अगर आप इन 2 चीजों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस टॉपिक में नहीं, लेकिन जैसे ही स्टोन एज वाला टॉपिक आएगा तो मैं आपको इसके साथ घटना चक्र का भी इसमें ऐड करके बताऊंगा। यहाँ पर कुछ और जानकारियां हैं, जैसे कि सोर्सेज के तौर पर देखिए इसमें बहुत कम जानकारी है, ठीक है ना। सोर्स के तौर पर ये थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। कैलेंडर सिस्टम के बारे में बताया गया है, खास तौर पर बीसी और एडी के बारे में बताया गया है कि इसका अर्थ क्या होता है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि जो प्राचीन भारत में संवत हैं, जो बाकी कैलेंडर सिस्टम है, जैसे कि विक्रम संवत है, शक संवत है, गुप्त संवत है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो बस आप ये देखिए कि जीसस क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बीसी, और एडी, एनो डोमिनी, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जिस वर्ष जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। इसके बाद यहाँ पर एक जानकारी है एक किताब के बारे में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1904 में लिखी गई थी, विंसेंट आर्थर स्मिथ। और इतिहास के विद्यार्थी, खासतौर पर आधुनिक भारत के विद्यार्थी, जानते हैं कि कैसे ब्रिटिश इंडिया में लंबे समय तक ये किताब उन अंग्रेज अधिकारियों के लिए एक बेसिक बुक का काम करती रही, जो भारत में आकर के काम करते थे कि अच्छा भारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं इस पुस्तक के 1/3 भाग में सिर्फ सिकंदर का आक्रमण वर्णित है।
और ब्रिटिश धारणा कि भारत कभी एक देश नहीं था। तो स्मिथ भी उन्हीं लोगों में से थे जो कहते थे कि भारत राजनीतिक तौर पर कभी एक देश नहीं था। अब विष्णु पुराण तो उन्होंने पढ़ा नहीं था। तो उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले भारतीयों को कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, समुद्रगुप्त के समय में, अकबर के समय में क्या हुआ था? वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। दरअसल जब आप प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, चाहे वो भारत का हो या यूरोप का हो या दुनिया में कहीं पर भी हो, तो लोकतंत्र जैसा तो कहीं पर भी नहीं था ना। पूरी दुनिया में राजशाही ही थी और राजशाही किसी के प्रति जवाबदेह नहीं थी। यूरोप में तो ऐसे भी राजा थे जो कहते थे कि हमारे शब्द और ईश्वर के शब्द एक ही हैं। तो सिर्फ भारतीय इतिहासकारों या सिर्फ भारत का ही सरोकार तानाशाही से था और बाकी जगहों पर लोकतंत्र था, ऐसा तो नहीं। खैर, कुछ और फैक्ट हैं। वामनावतार, ये लुसेंट का नया वाला एडिशन है, तो पुराने वाले लुसेंट में कुछ चीजें नहीं थी। तो वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। और फिर यहाँ पर वामन अवतार के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। हमें पता है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उसमें जो शुरुआती अवतार हैं वो मानव अवतार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि वामन अवतार श्रीहरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता वामन ऋषि, माता अदिति, एक बौने ब्राह्मण के तौर पर। उद्देश्य था इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना। दक्षिण भारत में उपेंद्र नाम से इनको जाना जाता है। इसमें से अधिकतर जानकारियां जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएंगी। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं, अग्नि के लिए कितने मंत्र हैं, और ऋग्वेद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इतिहास के लिए, सतपथ ब्राह्मण। फिर थोड़ी सी जानकारी यजुर्वेद के बारे में दी गई है। यजुर्वेद यज्ञ व्यवस्था के बारे में, कर्मकांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है, बलिदान विधि का वर्णन है। और जो वैदिक साहित्य है वो काव्य है, पोएटिक फॉर्म में है। ये इकलौता वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो ल्यूसेंट का एक पेज हम एक लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। आप एक दिन में एक पेज कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, वो आप के ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं, प्लस आपका टारगेट क्या है। और इसको पढ़ने के बाद आप इसको जरूर भरें, ये आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। और चूंकि आप इसको अपने हाथों से भरेंगे तो आपके लिए इसको याद करना भी आसान रहेगा। और बाद में जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आपने एक बार इसको भर लिया, मैं फिर इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि आपने नोट्स बना लिया, आपने इसको भर लिया और उसको लगातार आप पढ़ते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप इसकी 2-3 प्लेन कॉपी भी अपने पास रखिए, ताकि कभी भी आप चेक कर सकें अपने आप को कि मैं भूल तो नहीं गया हूं कि नदी स्तुति सूक्त का मंडल और विषय क्या है। रैंडम। इसके बाद अभी इसमें 3-4 पेज हैं स्रोत के। तो जैसे ही हम लोग प्रागैतिहासिक काल पर जाएंगे या स्टोन एज जिसको कहते हैं, तो हम इसके साथ घटना चक्र को भी ऐड कर लेंगे।